नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा फैसला, एनसीपी विधायक दल की कमान सुनेत्रा पवार के हाथ, सर्वसम्मति से चुनी गई नेता। बजट पर टिकी निगाहें, कल निर्मला सीतारमण के पिटारे से बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, कांग्रेस ने उठाए सवाल। होशियारपुर में बड़ी आयकर कार्रवाई, पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर 62 घंटे तक चली छापेमारी, दस्तावेज जब्त। कोडीन सिरप तस्करी का सरगना भोला प्रसाद जायसवाल का बड़ा झटका, वाराणसी में 5.77 करोड़ की अचल और चल संपत्ति कुर्क। सूरत में मां ने बेटी के सम्मान की खातिर सड़क पर उतरे आरोपी युवक को किया सबक सिखाने का वायरल वीडियो। महाराष्ट्र विधानमंडल में एनसीपी की विधायक दल की बैठक हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक मत होकर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को विधायक दल की नेता बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे उन्हें विधायकों के बीच सर्वसम्मत का समर्थन भी मिला। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप वलसे पाटिल ने रखा था, जिन्होंने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व और अनुभव पर भरोसा जताया। सुनेत्रा पवार के विधायक दल का नेता बनने से पार्टी को विधानमंडल में एक मजबूत और संगठित नेतृत्व मिला है, जिससे आगामी राजनीतिक निर्णयों और रणनीतियों में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। एनडीए सरकार के कार्यकाल का यह 12वां बजट होगा। बजट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि अब तक के बजट के नाम पर बिहार को लगातार नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार देश की नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या फिर किसी विशेष पैकेज की घोषणा की जाती है। कांग्रेस का कहना है कि बिहार के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार को इस बजट में ठोस और स्पष्ट फैसले लेने होंगे। बजट से देश के लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं। अब तक इस सरकार के जो मुझे लगता है कि 12वां बजट होगा, उस बजट से देश को बहुत लाभ नहीं हुआ, खासकर बिहार को। हम उम्मीद रखेंगे कि बिहार को इस बजट में विशेष पैकेज का ऐलान हो, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है तो और बड़ी बात है। अगर विशेष पैकेज हो तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार को पार्टी का नेता बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने जारी किया है सभी विधायकों के साइन किए हुए पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को पार्टी का नेता बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। सुनेत्रा पवार को पार्टी का नेता बनाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुनेत्रा पवार ने अपने एमपी पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने जारी किया है सभी विधायकों के साइन किए हुए पत्र महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को दिया जाएगा। बताया जा रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार को पार्टी का नेता बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पार्टी ने जारी किया है सभी विधायकों के साइन किए हुए पत्र और ये सभी पत्र विधानसभा अध्यक्ष के पास प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे जाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को यह पत्र दिया जाएगा। अब यहां से थोड़े समय में सीधे सभी विधान भवन जाएंगे और ठीक 5 बजे सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के निधन के बाद अब एनसीपी के दोनों गुटों के एकीकरण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।
इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। जयंत पाटिल ने कहा कि अजीत दादा लगातार इस बात पर जोर देते थे कि एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाए और उनकी ओर से कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने बताया कि पिछले 8 से 9 महीनों से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही थी और दोनों पक्षों के नेताओं व विधायकों से सहमति भी ली जा चुकी थी। जयंत पाटिल के अनुसार अजीत दादा पवार का दावा है कि उनके सभी विधायक इस फैसले के साथ खड़े होंगे और इसे एकता को लेकर विरोध नहीं बल्कि जबरदस्त समर्थन है। अब राजनीतिक गलियारों में यह देखना अहम होगा कि अजीत दादा की यह आखिरी इच्छा कब और किस रूप में पूरी होती है। निधन ज्या दिवशी अपघाती निधन झालं त्या दिवशी संध्याकाळीच प्रतिक्रिया देताना याविषयी भाष्य केलेलं होतं की अलीकडच्या काळात बऱ्याच वेळेला दादा स्वतः माझ्या घरी आलेले होते। अनेक वेळेला त्यांची माझी चर्चा झालेली होती। जवळपास 4 वेळा तर ते जेवणात मी संध्याकाळी यायचे आणि जेवण करूनच चर्चा पूर्ण करून जायचे। त्यामुळं बऱ्यापैकी त्यांची इच्छा होती की साहेबांच्या देखतच मला हे सगळे दोन्ही पक्ष आपले एकत्रित करायचे आहेत आणि माझ्याबद्दल जी जनमानसात आहे ते सगळं पुसून मी पुन्हा साहेबांच्या पक्षाबरोबर एकत्रित यायला तयार आहे आणि त्यांचा आग्रह होता। त्यामुळं एकदा नाही जवळपास 8-10 वेळा माझ्याकडं त्यांच्या बैठका झाल्या आणि बैठकीचं ठिकाण माझं घरच होतं आणि माझ्याकडं येऊन बऱ्याच वेळेला पहिल्या 2-4 बैठका तर त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यातच खर्च झाल्या आणि त्यांचा प्रचंड साहेबांच्याबद्दल आदर होता। साहेबांच्या बरोबर जे झालं ते सगळं विसरू आपण आणि मागच्या 2-2.5 वर्षाचा कालखंड मागं टाकून आपण सगळे एक होऊ आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकसंध करू ही त्यांची अंतिम आणि फार तीव्र अशी आग्रहाची भूमिका होती। 12 फेब्रुवारीचं तसं काही ते शेवटी 16 तारखेला रात्री माझ्या घरी आमच्या पक्षातल्या काही प्रमुखांची आणि त्यांची बैठक झाली। त्याच्या आधी अमोल कोल्हेजी किंवा हर्षवर्धन पाटील यांना घेऊन एकदा आमचे पक्षाच्या अध्यक्षांची 2 वेळा बैठकीत ते सहभागी होते। त्यापूर्वी 16ला सगळेच आम्ही एकत्रित जमलो आणि त्या दिवशी ठरलं की आपण जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आघाडीत लढवू आणि आघाडीत लढवल्यानंतर आम्ही त्याच्यात जिल्हा परिषदेचे निकाल लागल्यावर 7ला निकाल लागतील। त्यांचं म्हणणं 8लाच करू। म्हटलं 8ला मी दिल्लीला एका लग्नाच्या निमित्तानं आहे, 8-9ला नको, मग किती तुम्ही? तर त्यांनी सांगितलं जयंत पाटील ठरवतील ती तारीख मंजूर आहे। मग आम्ही 10ला करू, मग 12ला करू, मग 12ला करू, कारण मध्ये 4-5 दिवस त्या फॉर्मॅलिटीला लागतील म्हणून 12 तारीख ही आम्ही निश्चित केली। दुसऱ्या दिवशी पहाटे उठू। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। छात्रा के परिजन कल डीजीपी से मुलाकात कर बेहद नाराज नजर आए और जांच में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े किए गए। इसके बाद राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। इसी मामले पर जब बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। खेल से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंची मंत्री ने मंच से लंबा संबोधन दिया, लेकिन जैसे ही मीडिया ने नीट छात्रा की मौत को लेकर सवाल किया तो वह चुप हो गई और बिना कोई जवाब दिए सिर्फ थैंक यू कहकर वहां से चली गई। मंत्री की इस चुप्पी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। जो स्कूल से निकल के कॉलेज से निकल के उसके बाद स्टेट लेवल पर भी जाकर खेलने का प्रशिक्षण करने का मौका मिलेगा, उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो वहीं पर कॉम्पिटिशन्स जो सरकार के या ओलंपिक एसोसिएशन के तहत लिखे जाते हैं, उनके साथ साथ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करना भी अति आवश्यक है। नीट मामले में डिप्टी सीबीआई जांच के लिए मांग कर दी मैम, न्याय दिलाने के लिए।
आयकर विभाग ने 28 जनवरी को होशियारपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के जोधमाल रोड स्थित आवास पर कार्रवाई शुरू की, जो 3 दिनों तक चली। लगभग 62 घंटे तक चले इस अभियानों में दस्तावेजों की जांच और पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान किसी को भी आवास में आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। विभाग ने चंडीगढ़ मोहाली की कंपनी और विभिन्न संपत्तियों से जुड़े सवालों पर दस्तावेजों की जांच की। देर रात करीब 12:30 बजे 4 गाड़ियां दस्तावेज लेकर आवास से बाहर आई और कार्रवाई पूरी हुई। बजट पेश होने पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि हर विभाग का बजट तैयार है और इसके अनुसार सभी विभाग काम करेंगे। उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि हर साल बजट आता है और जल्द ही सबको इसकी जानकारी मिल जाएगी। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने पर मंत्री ने कहा कि कोई आवेदन देने पर वे कार्रवाई करेंगे और सरकार लिखित शिकायत पर तुरंत कदम उठाएगी। नीट छात्रा मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार संवेदनशील और दोषियों को कोई नहीं बख्शा जाएगा। गौतम शिल्पी कांड को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में आंदोलन हुआ था, सरकार जांच से भाग रही थी, लेकिन अब सभी मामलों की जांच दायरे और नियमों के अनुसार होगी। रोहिणी आचार्य के सवाल पर मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि नीट छात्रा मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजट तैयार है और उसके अनुसार से काम होगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हर साल बजट आता है तो बजट आएगा। हर विभाग का बजट भी करीब करीब तैयार हो चुका है, सदन में पेश होगा, आप सब लोग को जानकारी मिल जाएगी। सर, किसानों को खाद बड़ी मुश्किल हो रही मिलने में। यदि कहीं से कोई, देखिए ऐसे आप सब लोग कहते हैं दिक्कत हो रही, कोई लिखित शिकायत भी तो दे ना मुझे। सरकार को लिखित शिकायत देना, ऐसे मौखिक कहने पर समझ में नहीं आता किस पर कार्रवाई करें। किसान लिखित दे कि अमुक दुकान से हम लेने गए, अमुक दुकानदार ने जो उसका प्राइस है उससे ज़्यादा में दे रहा है, तो कोई लिखित तो आती शिकायत नहीं, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिले तो कार्रवाई कैसे करेगी सरकार? किस पर करेगी सरकार? किस दुकान पर करेगी सरकार? किस जिला में करेगी सरकार? किस ब्लॉक के दुकान पर करेगी सरकार? तो लिखित आना चाहिए ना। नीट छात्रा मामले को लेकर सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई। देखिए, यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है और मैं बार बार आप सब लोग के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इसी राज्य में इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था, पूरा बिहार आंदोलित था। सरकार जांच कराने से भाग रही थी, सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी और लोगों के ऊपर पुलिस की डंडे चल रहे थे। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। क्या लगता है एसआईटी पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, देखिए फेल नहीं होगी, सबके जांच करने का अपना एक दायरा है, उसका एक सीमा है। तो इतना संस्थाएं क्यों बनी है, एसआईटी है, सीबीआई है, इतना तो सबका अपना एक दायरा है, एक सीमा है। उसके पार नहीं लगा तब तो सीबीआई की एंट्री नहीं परिजनों की काफी लेट हो गया सीबीआई की एंट्री को, अब तो सबूत। देखिए लेट नहीं, सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी। रोहिणी आचार्य ने भी सवाल। सहारनपुर के देवबंद में बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में हिंदू स्वाभिमान परिषद द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष ठाकुर वीरेंद्र सिंह पुंडीर के नेतृत्व में परिषद के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। संगठन ने मांग की है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से वार्ता कर वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती है तो बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध समाप्त कर हिंदुओं हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए। ज्ञापन में इसे बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का एक षड्यंत्र बताते हुए ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है और भारत सरकार से इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया गया है। हमारे भाइयों की, हिंदू भाइयों की वहाँ निर्मम हत्या हो रही, जिंदा जलाया जा रहा, उन पे बहुत अत्याचार हो रहा। हमने उस मामले में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया एडीएम साहब के द्वारा। जय श्री राम। क्या मांग की गई है? क्या हमारी मांग ये है जी, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद करो
और जो बिजली बेच रही भारत सरकार बांग्लादेश को, हर साल बहुत तगड़ी फंडिंग हो रही। भारत सरकार बांग्लादेश के लिए हर साल एक फंड भेजती है, वो किस लिए भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है? भारत सरकार, जब ये सरकार चाहती है हिंदुओं की हत्या बंद हो, नरेंद्र मोदी जी उनके साथ में सारे व्यापारिक संबंध खत्म करे, बांग्लादेश का बहिष्कार करे, यही हमारी मांग है। आज हमने जो है बांग्लादेश के खिलाफ एचएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये इनके माध्यम से अवगत कराना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों की हत्या हो रही है उन पे रोक लगाने की कोशिश करें, और जो हमारे हिंदू भाइयों की डेली रोजाना हत्या हो रही है उस पर अंकुश लगाएं और बांग्लादेश को किसी व्यापारिक संबंध इनसे खत्म करें और इसे सबक सिखाएं। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के सरगना भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पहले 28.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त के बाद अब करीब 6 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। एनडीपीएस एक्ट की धारा 28 के तहत यह कार्रवाई 31 जनवरी 2026 को वाराणसी में की गई। पुलिस ने कुल 7 अचल संपत्तियां, फॉर्च्यूनर सहित 4 लग्जरी वाहन और बैंक खातों में जमा 70.99 लाख रुपए कुर्क किए हैं। अचल संपत्तियों की कीमत 4.55 करोड़ रुपए से अधिक, जबकि वाहनों की कीमत 51.16 लाख रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में कुल 5.77 करोड़ रुपए की संपत्ति अभिग्रहित भी की गई है। यह पूरी कार्रवाई एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में एसआईटी टीम द्वारा की गई। नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कमाई के खिलाफ सोनभद्र पुलिस की यह सख्त कार्रवाई थाना रॉबर्ट्सगंज से जुड़े मामलों में की गई है। जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अवैध कफ सिरप सिंडिकेट के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा बनारस जनपद में स्थित 7 चल अचल संपत्तियों को ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसमें तहसील सदर एवं तहसील पिंडरा जनपद बनारस में स्थित अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उनके सहयोगियों की कुल 7 संपत्तियां, जिनकी कीमत 4 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास है, एवं 4 वाहन जिनकी कीमत 51,16,000 रुपए के आसपास है, एवं बैंक बैलेंस जिनकी टोटल अमाउंट 70 लाख रुपए के आसपास है। आज दिनांक 31/1/26 को 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज कराई जा रही है। इससे पहले जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा 23/1/26 को इसी तरह कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उसके अन्य सहयोगियों की लगभग 28 करोड़ 50 लाख मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति को पहले ही जब्त करा जा चुका है। आज सोनभद्र पुलिस द्वारा जनपद बनारस में जाकर के कुछ संपत्तियों को ऊपर और कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में ऐसे ही चल अचल संपत्ति जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत एवं 107 बीएनएसएस के एक्ट के तहत कार्रवाई में कुर्क कराई जाएंगी। सूरत शहर के पांडेसरा क्षेत्र में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। गणपत नगर गेट नंबर 2 की गली में तेज धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। विस्फोट की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार एक कमरे में रखा एलपीजी सिलेंडर अचानक फट गया, जिससे वहां मौजूद 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को तुरंत सूरत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से उनके शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के 3 मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक का घर का दरवाजा और खिड़की उखड़कर बाहर जा गिरी। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग की टीम यह जांच कर रही है कि सिलेंडर विस्फोट किन कारणों से हुआ था। इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूरत के उधना में 30 जनवरी की रात हुई घटना सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक मां के टूटते सब्र और अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा की कहानी है। 12 साल के नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की खबर सुनते ही मां का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आरोपी युवक को बीच सड़क पर पकड़कर जमकर पीटा, जबकि लोगों की भीड़ ने उसे और अधिक सबक सिखाया। वीडियो में मां चीखते हुए कहती हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से बेटियों को बाहर भेजना मुश्किल हो गया है।
स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी पहले भी कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका है और धमकियां देता था। इस घटना ने सबसे मजबूत संदेश यह दिया है कि डर सबसे बड़ा हथियार है और अगर चुप रहे तो अपराधी और हिम्मत जुटाते रहेंगे। पीड़ित की मां ने आसपास मौजूद लड़कियों से कहा, गलत हो तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। उधना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से खबर है कि जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे के तहत राजधानी लखनऊ पहुंचा, जहां उन्होंने शहर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी किया। प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा और स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी ली। इस दौरान शहर की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। भ्रमण के बाद जापानी प्रतिनिधिमंडल लखनऊ की एक प्रसिद्ध चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां उन्होंने चाय की चुस्कियों के साथ लखनऊ के मशहूर व्यंजनों का भी स्वाद लिया। प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ की मेहनवाजी और संस्कृति की भी सराहना की है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।